अब ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ठंडे पड़ रहे हैं, वापस नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कल एसएनपी वगैरह ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर वापस जड़ दिए भाई साहब। और आज सुबह के फ्यूचर्स बढ़िया हैं, 1/4% तक के उछाल के साथ कामकाज करते हुए। ऐसे में होरबाज मूड क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड तो देखिए साउथ कोरिया को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि खबर जो आई थी रात को उस पर जो एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अभी भी एक बड़ी ट्रिगर जो वहाँ से आनी बाकी है वो ये है कि बैंक ऑफ कोरिया की जो इमरजेंसी बैठक चल रही है उसमें क्या आउटकम निकल कर आता है वो जानना ज़रूरी होगा। ब्रीफिंग किसी भी वक्त अब हो सकती है, तो उस पर नज़र रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सरकार ने वहाँ पर यह भी कहा है कि जितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत है बाज़ार को, हम उतनी लिक्विडिटी प्रदान करेंगे। ये वहाँ पर दक्षिण कोरिया के बाज़ार का कहना था। लेकिन हुआ क्या वहाँ? अब हुआ ये कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है यून सुक योल, उन्होंने कल मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। वो इसलिए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो सरकार को न चलने देने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर इसके एक और पहलू भी है, वो इसलिए भी है क्योंकि मार्शल लॉ मतलब आर्मी का कंट्रोल, आर्मी का, और जिस मतलब जहाँ आपके बेसिक राइट्स होते हैं वो सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो उस तरह का कानून जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 40 साल में पहली बार दक्षिण कोरिया में अनाउंस किया गया। और हुआ ये कि विपक्ष जो है वहाँ पर उसके साथ काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे हैं बजट को लेकर, और जो राष्ट्रपति है यून सुक योल वो भी काफ़ी सारे घोटालों से घिरे हुए हैं। तो विपक्ष उस बारे में भी उन पर दबाव बना रहा है। तो उससे फिर बाद में जाकर उन्होंने ये मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो उत्तर कोरिया जो सिंपथाइजर्स हैं उनको मैं हटा दूंगा। ये उनका कहना था कि विपक्ष और ये जो उत्तर कोरिया के सिंपथाइजर्स हैं उनकी वजह से ये लॉ लाया जा रहा है, और जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो जाता सब कुछ तब तक ये कानून रहेगा। मगर सदन में इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि सदन विपक्ष कंट्रोल करता है उनका। तो उस वजह से ये प्रस्ताव गिर गया और जो मार्शल लॉ की घोषणा की गई थी उसे वापस लेना पड़ा। तो इस वजह से जो दक्षिण कोरिया से रिलेटेड जितने एसेट्स थे उनमें भारी गिरावट आई। जो साउथ कोरिया MSCI साउथ कोरिया ETF है वो 2 साल के सबसे निचले स्तर पर है। वॉन में गिरावट आई, जबकि वॉन ने गिरावट तो रिकवर कर ली मोस्ट ऑफ द लॉसेस। मगर अब ये है कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब दक्षिण कोरिया में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जिस तरह की अनसर्टेनिटी आई है उस वजह से, और इसको अब एक रिस्क प्रीमियम ज़्यादा देना होगा अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो ये एनालिस्ट का कहना है। तो अब ट्रिगर तो यही है कि बैंक ऑफ कोरिया से क्या निकल कर आता है, इस पर आप नज़र रखिए। यूएस मार्केट्स कल ठंडे ही थे, क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी आई थोड़ी सी। S&P 500 फ्लैट लाइन के थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ और रिकॉर्ड हाई, क्योंकि 55वां रिकॉर्ड हाई था उनका। जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग्स डेटा जैसे आपने कहा अनुमान से बेहतर था, जॉब ओपनिंग्स बढ़ी है, लेऑफ्स घटे हैं, तो वो एक अच्छी खबर निकल कर आई। मगर अब सिटी ग्रुप का ये कहना है कि पोजीशनिंग जो हो रखी है बाजारों में वो बिल्कुल एक तरफा है। अब वो किस तरफ है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बुलिश साइड पर ही है। लेकिन अब वहाँ के निवेशक भी थोड़े से सतर्क है, क्योंकि जॉब्स डेटा आना है। बहुत सारे फेड के ऑफिशियल्स, जेरोम पावेल इंक्लूडेड, उनको भी आज संबोधन करना है। तो उस वजह से कल कोई बड़ी पोजीशनिंग नहीं हुई, एक कॉशियस ट्रेड जिसे आप कह सकते हैं वो हुआ। टेस्ला के ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, जो शंघाई की उनकी जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वहाँ से जो शिपमेंट्स थी वो दूसरे महीने लगातार उनमें गिरावट आई। साल दर साल अगर आप देखें तो महीने दर महीने तो बढ़त थी। मगर एनालिस्ट का कहना है कि अगर उन्हें अपनी गाइडेंस मीट करनी है टेस्ला को, सेल्स की गाइडेंस, तो लगभग 5 लाख गाड़ियाँ उन्हें इस तिमाही बेचनी होंगी, 5.25 लाख गाड़ियाँ, तो जाकर के वो गाइडेंस मीट कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी आस्क है। अब फेड के अफसरों ने कहा कि मैरी डैली, जो कि सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा कि दिसंबर में रेट कट की कोई गारंटी नहीं है, मगर ब्याज दरें घटनी चाहिए, ये उनका कहना था। और एड्रियाना कुगलर जो है, जो कि फेड की गवर्नर है, उन्होंने भी कहा कि 2% का जो लक्ष्य है वहां तक हम बढ़ तो रहे, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि ब्याज दरों पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब फेड वॉच टूल जो कह रहा है 71% की अब प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने रेट कट, अगले हफ्ते ब्याज दरों में कटौती होगी। तेल एक बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि अब तेल की कीमतों में कल बढ़ोतरी हुई। ओपेक के जो अफसर है वो कह रहे हैं कि एक अग्रीमेंट बनाया जा रहा है कि जो आउटपुट बढ़ाने की बात चल रही थी उसे अब 3 महीने के लिए टाल दिया जाए। तो अगर ये 3 महीने टाला जाएगा तो तेल की कीमतों में सप्लाई कम होगी। इस वजह से ब्रेंट और WTI दोनों में कल बढ़ोतरी हुई। WTI अब 70 के पार हो चुका है, ब्रेंट फिर से 74 के करीब आ चुका है।
तो उस वजह से, और बोफा का कहना है कि अगर, और ईरान, यूएस ने भी ईरान पर सैंक्शंस लगाए कल ईरानियन क्रूड पर, तो अब बोफा का ये कहना है कि अगर ईरान और वेनेजुएला दोनों से अगर आउटपुट में कमी आई तो ब्रेंट की कीमतें जो है वो $80 तक वापस जा सकती है। ब्राज़ील जो कि एक और बड़ा नॉन ओपेक कंट्रीब्यूटर है तेल का, वहाँ पर भी उत्पादन में कमी आई थी, तो उस वजह से भी सप्लाई में कमी है। तो अब कल की जो बैठक है वहां से क्या निकल कर आता है वो एक बड़ा ट्रिगर होगा तेल की कीमतों के लिए। आज यूएस में फैक्ट्री ऑर्डर्स आने हैं और यूएस की अर्थव्यवस्था कैसी है उस पर आज फेड एक बुलेटिन जारी करेगा, बेज बुक जिससे कहते हैं, वो उस पर नजर रखनी होगी और जेरोम पावेल के बयान पर नजर रखनी होगी। तो हैंडओवर कॉशियस है, बैंक ऑफ कोरिया पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक बात है, यह है पूरे ग्लोब के समीकरण। थोड़ा सा हैंडओवर कॉशियस है, एशिया थोड़ा सा ठंडा है, तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको पस्त ही शुरुआत के इंडिकेशंस देता हुआ। खैर, इंडेक्स कैसा भी बिहेव करे, दबाव में हो, तेजी के मोड में हो, पर हम सब के रिटेल पोर्टफोलियोज में सारे लॉसेस हम अब रिकवर कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहे हैं। वो 2 दिन की छुट्टी पे चला गया था बीच में, मैं लास्ट मंडे से ज्वाइन किया था मैंने। लास्ट मंडे से अब तक हर दिन एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव, एडवांसेस की फेवर में बस आ रही। इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 3:1 एडवांस डिक्लाइन था, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 3/4 हरे में थे। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, हर दिन पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ऐसे ही ब्रेथ बढ़ी है, और ब्रेथ असली बैरोमीटर है। इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियोज पे प्रेशर ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन वीरू के पास चलते हैं और आज का